प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, तीन भाई थे, महेश, रमेश और सुरेश। सुरेश और रमेश बड़े थे, महेश सबसे छोटा था। पर माता पिता महेश के पास ही रहना पसंद करते थे, क्योंकि महेश पहली बात तो छोटा भी था और लाडला भी था। पिताजी ने महेश की पढ़ाई के लिए अपना खून का पसीना एक कर दिया था और महेश भी अपने पापा के पदचिन्हों का अनुसरण करने के लिए हमेशा समुद्यत रहता था। पर मां के अचानक देहावसान के पश्चात पिताजी टूट से गए थे। महेश भी एक प्रशासनिक अधिकारी बन गया था, ऊंची पोस्ट थी उसकी। ये सभी दिल्ली में रहते थे, पर सुरेश और रमेश दोनों बड़े भाई बॉम्बे शिफ्ट हो गए थे। बुढ़ापा दिन पर दिन बढ़ता गया। रितु, जो महेश की पत्नी थी, वो जी जान से अपने ससुर जी की सेवा करती थी। ससुर जी के अंदर ही वो अपनी सास का भी और ससुर जी का भी, मतलब पिता का भी प्यार पा लेना चाहती थी। मनोयोग से सेवा में निरत रहती थी, किसी तरह की उनको कमतरता महसूस नहीं होने देती थी। ये सवेरे अपनी ड्यूटी पर चला जाता, शाम को लेट आता था। पर एक दिन तीनों भाई जब एकत्रित हुए तो महेश ने कह दिया कि पिताजी सिर्फ मेरे नहीं हैं, तुम्हारे भी है। तो कम से कम हम एक काम तो कर सकते, 4-4 महीने हम तीनों पिताजी को अपने पास रखेंगे। इससे पिताजी को भी किसी की कमतरता महसूस नहीं होगी, क्योंकि अब मम्मी तो है नहीं, और हमें सबको सेवा का मौका मिलेगा। उसने बात ही इस तरह से कही थी कि सुरेश और रमेश टाल नहीं सके। पर जब पिताजी को पता चला कि महेश इस तरह से उन दोनों के पास भी मुझे बॉम्बे भेजना चाहता है 4-4 महीने के लिए, तो बड़े आहत हुए। उन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि महेश से मुझे जुदा होना पड़ेगा। और इन दोनों को वे भली भांति जानते थे, महेश के जैसा सुरेश और रमेश बर्ताव भी नहीं करते थे उनके साथ में। खैर, इस बार 4 महीने हो गए थे, 10 दिन ऊपर हो चुके थे, पर सुरेश लेने को नहीं आया। हमेशा का था ये, आज का नहीं था पहली बार। क्योंकि जैसे ही उनकी तरफ आने का रहता था पिताजी को, तो कभी उनको छुट्टियां नहीं मिलती थी, कभी उनके घरवाली बीमार हो जाती थी, कभी बच्चों का कुछ प्रॉब्लम हो जाता था। इस तरह से टालम टाल करते हुए 15-20 दिन और निकाल देते थे। पर इस बार महेश ने सोच लिया कि मैं तो पिताजी को पहुंचा के ही आऊंगा बॉम्बे। यह हमेशा का अब नहीं चलेगा, मेरी भी अपनी लाइफ है, मुझे भी अपनी बीवी के साथ में घूमना फिरना रहता है, मुझे भी कहां समय मिलता है। और उसने रिजर्वेशन कर लिया दिल्ली मुंबई राजधानी एक्सप्रेस का, और निर्धारित समय पे सेकंड क्लास एसी में नीचे की बर्थ पर पापा को बिठा दिया। सामने की बर्थ पे ऑलरेडी एक महाशय बैठे थे। पिताजी कहने लगे कि बेटा महेश, तू भी कुछ दिन मेरे वहां पे रुक जाना, सुरेश के घर में। मेरे साथ तू रुका रहेगा तो मेरा भी मन लग जाएगा वहां पर। मुन्ना, इतनी बार तो तू मेरी बात मान ही ले। महेश को गुस्सा आ गया कि पापा आप मुझे क्या मुन्ना मुन्ना करते रहते हो, अभी मैं बड़ा अधिकारी हूं, मुझे आप डायरेक्ट महेश बोल सकते हो। और सामने वाले के नजरों में मैं अभी भी बच्चा लगता हूं, आप ऐसा मुन्ना शब्द बोलते हो तो। मन ही मन उसने ये सब कुछ सोचा, पापा से नहीं कहा था, पर उसने कहा कि पापा आप कैसी बात करते हो,
3 दिन बाद गवर्नर के साथ मेरी मीटिंग है, मैं भला बॉम्बे कैसे रुक सकता हूं, मुझे वापस लौटना ही पड़ेगा। मायूस से हो गए पिताजी और बर्थ के ऊपर ही सोने लगे। महेश ने उनको चद्दर ओढ़ाई और सुला दिया। गाड़ी कोटा पहुंच चुकी थी। कोटा पहुंचते ही अचानक उनका बचपन का दोस्त, साथ में पढ़े साथ में लिखे और पड़ोसी ही था उमेश, वो अपनी वृद्ध मां को लेकर उसी डिब्बे के अंदर चढ़ा। महेश ने जानबूझ के देखकर भी अनजान बनते हुए अपनी आंखें पेपर में गड़ा ली, जैसे कि मानो पेपर पढ़ रहे हो। इतने में जब उमेश ने देखा, अरे सर आप, मुझे पता ही नहीं आप भी इस गाड़ी में हो। अनौपचारिक तौर पर महेश ने भी कहा, आओ आओ उमेश, कैसे हो, क्या बात है, कोटा में कैसे आना हुआ, कुछ खास काम? नहीं, आप तो जानते ही हो ना, मेरा छोटा भाई यहीं पे रहता है। क्या नाम उसका? महेश अपने दिमाग पर जोर देने लगा। उमेश ने कहा कि सर आप बड़े व्यक्ति हो, आपके लिए तो लोग हजारों की लाइनों में खड़े रहते हैं मिलने के लिए, भला आप किस किस का नाम याद रखोगे? उसका नाम उमंग है। अरे हाँ उमंग, कैसे है वो? बस उसी के यहाँ पे आया था, बुआ भी यहीं रहती है, शादी थी तो माँ भला रिश्ते नातों का मोह संवरण कैसे कर पाती, इस वृद्धावस्था में भी बोली कि नहीं मैं भी चलूंगी शादी में। इस उम्र में, ये तो कम से कम 85 की हो चुकी होगी। हाँ, पर रिश्ते निभाना तो इन्हीं से हमने सीखा है। उमेश की मां सचमुच में बहुत वृद्ध थी। अचानक महेश को 2 महीने पहले की बात याद आ गई। यही उमेश, 15-20 लोगों की कतार थी और महेश से मिलने के लिए महेश जब दफ्तर में आया तो सभी खड़े हो गए थे। पर जैसे ही उमेश की नजर महेश पे पड़ी, महेश अचानक से उसके गले मिल गया और कहने लगा, महेश अरे बाप रे, तू कितना बड़ा आदमी हो गया, मैं भी तुझसे ही मिलने आया हूं। महेश को इस तरह से गले मिलना अच्छा नहीं लगा, जबकि वो उसका बचपन का दोस्त था। फिर भी आज महेश को अपने पद का, अपने रुतबे का बहुत ज्यादा घमंड भी था। खैर, जब लास्ट में उसका नंबर आया मिलने के लिए तो उमेश बोल पड़ा कि महेश यार मुझे माफ करना, मैं भावावेश में आ गया था, तुम इतने बड़े ओहदे पे हो, मुझे इस तरह से बाहर सबके सामने नहीं मिलना चाहिए था और मुझे यार ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए था, सर रिस्पेक्ट देना चाहिए था। अचानक महेश की छाती थोड़ी बड़ी हो गई, कॉलर टाइट हो गई, गर्व से सीना फूल गया। उसे लगा कि अच्छा हुआ, ऐसे एहसास हुआ, बोलो क्या काम है। जब उसकी बातचीत के दौरान पता चला कि ये तो विद्युत विभाग में एक मामूली क्लर्क है, क्लर्क होने के नाते भी ये चाहता है कि उसका ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। उसने कहा ठीक है मैं कर दूंगा, पर कोई बात नहीं, कैसे हो क्या हो, बातचीत थोड़ी देर के लिए हुई। 2 महीने पहले यही उमेश उसके ऑफिस में मिला था दिल्ली में, और वो चाहता था कि दिल्ली से मेरा ट्रांसफर नहीं होना चाहिए क्योंकि माँ फिर अकेली रहेगी। जब उसकी माँ को आज महेश ने देखा, बोलने लगा, थोड़ा बहुत है ना उमेश, हमें व्यवहारिक भी होना चाहिए। आज तुम्हारा वो भाई भी है, पर तुम अकेले मम्मी को क्यों रखते हो? उसके पास भी कम से कम 6 महीने मम्मी को रखना चाहिए तुम्हें, फिर तुम्हारी लाइफ क्या? उमेश कहने लगा, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता हूं कि मम्मी को मैं किसी और के पास रखूं। आज मैं जैसा भी हूं, जो भी हूं, इस मां के बदौलत हूं। महेश अच्छी तरह जानता था उमेश मेरा सहपाठी के साथ साथ प्रतिद्वंदी भी रहा है।
पर हमेशा उमेश बाजी मार जाता था। हर एग्जाम में महेश से आगे निकल जाता था। यहां तक कि टीचर भी और उसके सहपाठी दूसरे भी कहते थे कि एक दिन उमेश बहुत बड़े पद के ऊपर अधिष्ठित हो जाएगा। पर हुआ उल्टा, क्योंकि महेश अपनी मां की सेवा में ही निरत रहने लग गया था, तो पढ़ाई की तरफ उसका इतना ध्यान नहीं रहा बाद में। और महेश, इसके लिए उसके पिताजी ने रात रात भर जगकर, जब भी एग्जाम का समय आता तो महेश रात को 2-2:30 बजे तक पढ़ता, तो पिताजी भी सोते नहीं थे। ये जगता रहना चाहिए, इसलिए मैं भी जगता हूं, कहीं इसकी पढ़ाई में खलल ना हो, इसे नींद ना आ जाए और ये परीक्षा में पीछे ना हो जाए। अब एक एक बात उसे याद आने लगी। इधर उमेश कहता था कि मां की सेवा करना मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। ये सोचने लगा, मैं अपने पिता को 4 महीने के लिए सुरेश और रमेश के पास छोड़ने जा रहा हूं, और ये अपनी मां को, जन्मदात्री को, एक दिन के लिए भी उसके भाई के पास नहीं छोड़ना चाहते, जबकि 6 महीना रख सकता है। कई तरह की बातें हुई, पर हर बात में उसकी मातृभक्ति इसे बार बार ये कहती थी कि महेश, तूने किताबें तो बहुत पढ़ ली, पर जिंदगी की किताब पढ़ने में तू बहुत पीछे रह गया। आज पिताजी के मन में जो तेरे प्रति भावना है, वो नहीं चाहते कि मैं महेश का घर छोड़ूं, फिर भी मैं जबरदस्ती 4-4 महीने, 8 महीने के लिए उनसे दूर रहना चाहता हूं और उनको दूर रखना चाहता हूं। कहां ये उमेश और कहां मैं? तुलनात्मक दृष्टि से सोचने लगा तो एक ही निर्णय पे पहुंचा कि मैं पद से जरूर ऊंचा हो गया, पर आज भी कद से मेरे से आगे उमेश ही है। हर बार मैं इससे पराजित हुआ हूं और आज भी पराजित हुआ। पर रात भर में उसे नींद नहीं आई। रोते रोते उसने अपना तकिया पूरा गीला कर दिया था। सवेरे जैसे ही गाड़ी दिल्ली पहुंची, ओला बुलाई और उसे कहा कि एयरपोर्ट चलो। पिताजी ने कहा, एयरपोर्ट क्यों? हम बॉम्बे आए हुए हैं, तुम दिल्ली के लिए वापस एयरपोर्ट की बात कर रहे हो, दिल्ली जाना है करके? क्यों? नहीं पापा, अब आप दिल्ली में ही रहोगे, हमें बॉम्बे में नहीं रुकना है, हम वापस चलते हैं। पिताजी के चेहरे पे मानो खुशी छा गई। सो वर्ल्ड की तरह उनका चेहरा चमक उठा। ये खुशी वे छुपा नहीं पाए, और महेश अंदर ही अंदर, मन ही मन अपने दोस्त उमेश को दुआएं देने लगा कि उमेश, सचमुच में तूने आज जिंदगी का बहुत बड़ा पाठ मुझे सिखा दिया। माँ बाप की सेवा क्या होती है, माँ बाप की छत्र छाया क्या होती है, मैं आज समझ पाया हूं। और आज के बाद पिताजी के मन में कभी भी किसी भी प्रकार का घर छोड़ने का और दूसरे के यहाँ जाने का मानस भी नहीं बनेगा, ये मैं गवाही देता हूं। और मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, देरी से ही सही, आज उस उमेश की वजह से मेरी अंतर मन में पितृभक्तिता जागृत हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए उमेश को भी उसने अलविदा किया और कहा कि उमेश, एक बात ध्यान रखना, जब भी वापस तू 2-3 दिन बाद दिल्ली आए तो मुझसे घर पे मिले बिना मत जाना। इस बीच रितु को फोन किया कि रितु, मैं वापस निकल रहा हूं, बराबर पहुंच गए ना? पापा को व्यवस्थित ध्यान रखना, उनको सारी दवाइयां दिला देना, उनको कोई कमी नहीं आ रही, पापा वापस मेरे साथ ही आ रहे हैं। क्या कह रहे हो? रितु एकदम से खुश हो गई। तो पिताजी ने कहा, बहू है क्या? बेचारी को मेरी चिंता हो रही है। हाँ पापा, लो बात करो। तो बेटा, मैं वापस आ रहा हूं। बड़ी खुशी के साथ उनके भी हर्षाश्रु निकल पड़े। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, पर यह कहानी नसीहत देती है, चाहे हम पद में कितने भी बड़े हो जाए, पर माता पिता जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर करके उस पद तक पहुंचाया, उनकी गरिमा हमें नहीं भूलना चाहिए। उसके पीछे सारा श्रेय
सिर्फ और सिर्फ उन दोनों का ही होता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस YouTube चैनल को आपने लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।